दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है सोमवार 27 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को म्यूनिख पहुंचे, जहां वहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जहां वहां पर मौजूद लोग हाथ में इंडियन फ्लैग लेकर के उनके स्वागत में खड़े थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके द्वारा लगाए गए नारों से भारत के प्रति उनका अटूट प्रेम नजर आया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने और शक्तिशाली समूह एवं उनके सहयोगी देशों के नेताओं के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, दहशतगर्द से मुकाबला, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि एक पिता अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं करता है। जब बिहार में एक पिता अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच डाली। जहां उनका बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है, जब प्रैक्टिस में उसे किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पिता ने अपने घर के आंगन में ही पिच बनवा दी, जहां अब वह हर रोज वहीं पर प्रैक्टिस कर रहा है। मामला बिहार के सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के सहुरिया गाँव का है, जहाँ पेशे से किसान रामचंद्र यादव अपने बेटे अतुल को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं। जहां अतुल को प्रैक्टिस में परेशानी ना हो, इसके लिए आंगन में ही पिच बनवा दी। जहां अतुल अब यहीं पर नेट लगा करके घंटों प्रैक्टिस करता है। जहां इसके अलावा अतुल के प्रशिक्षण पर उसके पिता हर महीने 10 से 15 हजार रुपये खर्च करते हैं। इस खर्च को रामचंद्र यादव जमीन बेच करके पूरा कर रहे हैं। रामचंद्र यादव कहते हैं कि वे अपने बेटे को भारतीय टीम में खेलते हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए वह हर संभव बेटे को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अतुल के पिता रामचंद्र यादव ने बताया है कि बचपन से ही अतुल का खेल के प्रति लगाव रहा है। जब 10वीं पास करने के बाद उसे आगे की पढ़ाई के लिए कोटा भेजा गया था, लेकिन वहां पर भी क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगा। जब बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी उसका अच्छा प्रदर्शन रहता है। स्थानीय स्तर पर कई मैचों में उसके बेहतर प्रदर्शन किया है। रामचंद्र यादव बताते हैं कि क्रिकेटर के प्रति उनके गहरे लगाव को देखते हुए हम हर संभव उसे सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की रक्षा विभाग में शुरू किए गए अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार समेत पूरे देश में शुरू हुआ आंदोलन अब पूरी तरीके से शांत हो गया है। जब बिहार में आरजेडी ने वामपंथियों के साथ मिलकर के इस योजना के खिलाफ राजभवन मार्च की थी, अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 27 जून को सत्याग्रह के माध्यम से विरोध करने जा रही है। जब इस सत्याग्रह से पहले कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने देश भर में प्रेस वार्ता करके इस योजना को लेकर के अपनी बात रखी है और सत्याग्रह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल होने की अपील की है। पटना में स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि अग्निपथ योजना देश के युवा के साथ विश्वासघात है। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं ने अपना विरोध जता दिया है। सेना के वर्तमान अधिकारी सम्मानित है, इसलिए उनके बयान पर उन्हें कुछ नहीं बोलना है, पर सेना के पूर्व अधिकारी जो आपत्ति उठा रहे हैं उस पर गौर करने की जरूरत है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि इस अग्निपथ योजना की शुरुआत के साथ ही सेना में अस्थायी भर्ती की व्यवस्था खत्म हो रही है। जब पूर्व CDS विपिन रावत ने सेना के जवानों की उम्र बढ़ाने की वकालत की थी, अगर आज वे जिंदा होते तो फिर इस योजना को कभी भी नहीं लाने देते। मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी और आज उसने 9 रैंक 9 पेंशन की योजना की शुरुआत की है। इसलिए कांग्रेस इस योजना के खिलाफ पूरे देश में शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब व्यूज बटोर रहा है। दरअसल इस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि इतना प्यार बचपन में मिला होता तो फिर शायद चोर नहीं बनता। जहां इस वीडियो को देख करके लग रहा है कि किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस वीडियो में एक शख्स केक के आगे खड़े व्यक्ति का परिचय देते हुए बताता है कि आज हमारे मोहल्ले में एक चोर पकड़ा गया है और इसने हमें बताया है कि इसका आज बर्थडे है, इसलिए आज हम इसका बर्थडे मना रहे हैं। पहले आप इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को देखिए। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी। आज हमारे ब्लॉग में चोर पकड़ा गया है, ये बता रहा है कि आज मेरा बर्थडे है, तो आज हम इसका बर्थडे मना रहे हैं। नहीं ये तो उसके औजार है, ये रोजी रोटी है इसकी। आप केक काटना भाई, तेरा जन्मदिन है तो। हैप्पी बर्थडे चोर, हैप्पी बर्थडे टू
मेरे चोर भाई। वो बोल पूरा। जब वीडियो देखने के बाद आपको बता दूं कि वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर ने केक काटा है। जब केक के पास 4 चाबियां और एक प्लास रखा हुआ था। चोर केक काट ही रहा था कि दूसरा शख्स केक काट करके उसे केक का बड़ा हिस्सा पीस खिलाने लगा। वीडियो में बैकग्राउंड में कुछ लोगों को हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हुए सुना जा सकता है। ये वीडियो यूजर्स को काफ़ी एंटरटेन कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि किसी भी कला को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए साधन नहीं बल्कि साधना की ज़रूरत होती है। सचमुच इसे साबित किया है +2 उच्च विद्यालय लछुआर के कला के जादूगर शिक्षक कुमार दुष्यंत ने। दुष्यंत को अपनी कला को साकार रूप देने के लिए किसी बड़े से कैनवास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पत्ते पर उकेरे उनके चित्र इतने जीवंत हैं कि मन मोह लेते हैं। कला के क्षेत्र में जलवा बिखेर रहे कलाकार दुष्यंत के अंदर प्रेरणा तब जगी जब वे 7वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त उनके बड़े भाई गणवर्ध चित्रकारी का कार्य किया करते थे। जब भाई द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने के बाद दुष्यंत के अंदर जुनून सवार हो गया। जुनून था जल रंगों के साथ पेरिस वर्क और ऑयल पेंटिंग से तस्वीरें बनाने का। जिस भाई की तस्वीरें देख करके उसने जल रंगों को अपना जीवन मान रहा था, वे भाई भी इसके मुरीद हो गए। चित्रकार के रूप में तो इस कलाकार ने खूब नाम कमा रखी है। लगभग 15 साल से हुनर को तराश रहे दुष्यंत के हाथों में इतना हुनर है कि उनके द्वारा पीपल के पत्ते पर बनाई गई कई मानव आकृतियों का चित्र बोलते प्रतीत होते हैं। आपको बता दूं कि दुष्यंत किसी भी व्यक्ति का तस्वीर पेड़ के पत्ते से ही बना देते हैं, जहां पेड़ के पत्ते पर उस आकृति को उकेर देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा बिहार के दौरे पर है। रविवार को उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का कार्यक्रम को सुना। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत बिहार के कई नेता मौजूद थे। जब मन की बात कार्यक्रम के बाद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर के हमला बोला। जहां बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने आज मुख्य रूप से आपातकाल के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि आपातकाल के दौरान लोगों को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जब बिहार की भूमि के वीरों ने ही इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया था। बिहार हमेशा से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रही है। जब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि मैं बिहार की पावन धरती को नमन करता हूं, क्योंकि आपातकाल की बहुत बड़ी लड़ाई बिहार ने लड़ा। इसी बिहार की मिट्टी से आपातकाल के विरोध में लड़ाई आरंभ हुआ था। बिहार की मिट्टी पावन है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मुझे बिहार आने का मौका मिला। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के राजीव नगर में खेसरा नंबर 23 में लगभग 20 एकड़ में बने मकान 4 दीवारी और अस्थायी निर्माण को पटना सदर के अंचल अधिकारी ने अवैध घोषित कर दिया है। सीईओ ने इस भूमि को बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन मानते हुए स्थानीय लोगों द्वारा किए गए साक्ष्य को खारिज कर दिया है। इस भूमि पर पटना उच्च न्यायालय के जजों के लिए आवास बनाया जाना है। सीईओ के आदेश के बाद अब प्रशासनिक कार्रवाई शुरू होगी। प्रशासन इस 20 एकड़ में बने 70 मकानों और 4 दीवारों पर कभी भी बुलडोजर चला सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार की 280 सड़कों को मंजूरी दे दी है। इसकी लंबाई 2172 किलोमीटर है। इसके अलावा केंद्र ने 84 पुलों को भी मंजूरी दी है, जिसकी लंबाई 3570 मीटर है। इन सड़क और पुलों के निर्माण पर 1603 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 6600 किलोमीटर सड़कों का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें से 1300 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। अभी केंद्र सरकार ने 2172 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दी है। 1000 किलोमीटर को नई तकनीक से निर्माण कराने की योजना पर बातचीत चल रही है। इस तकनीक से ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता बेहतर होगी, पर निर्माण में कम खर्च आएगा। वहीं 1500 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी निकट भविष्य में मिलने के आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार के 6 शहरों में GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है। ये 6 शहर अररिया, फारबिसगंज, खगड़िया, लखीसराय, जमुई और भभुआ है। इसके लिए एजेंसी की तलाश शुरू कर दी गई है। इन 6 शहरों का प्लानिंग एरिया तय करके अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें उसके शहरी इलाकों के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को भी जोड़ा गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने मास्टर प्लान बनाने के लिए एजेंसियों से प्रस्ताव मांगा है। इसके लिए प्री बिड मीटिंग 5 जुलाई को होगी। ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई जबकि ऑफलाइन आवेदन 18 जुलाई तक जमा लिए जाएंगे। आपको बता दूं कि वर्तमान समय में बिहार के 44 शहरों के मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है। पहले चरण में बिहार के 13 शहरों को मास्टर प्लान के रूप में काम
शुरू कर दिया गया है। इसमें गया, आरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, राजगीर, बिहार शरीफ, बेगूसराय, छपरा और सहरसा जिला शामिल है। इसके अलावा हाल ही में बक्सर, किशनगंज, सीवान, बेतिया, कटिहार, सासाराम, बेतिया, मोतिहारी, औरंगाबाद, सीतामढ़ी और हाजीपुर शहरों में प्लानिंग अथॉरिटी का गठन करके मास्टर प्लान बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बेरोजगारों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए हर राज्य की सरकार बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करती है। जब बिहार की नीतीश कुमार सरकार भी बेरोजगारी को हर माह 1000 रुपये भत्ते के तौर पर भुगतान करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बेरोजगार युवाओं को सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जब बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना पिछले काफी समय से चल रही है। इस भत्ते के अनुसार बिहार में किसी भी बेरोजगारी को 1000 रुपये महीने की आर्थिक मदद दी जाती है। यह योजना का लाभ लेने के लिए आपको बिहार का निवासी होना जरूरी है। साथ ही इस भत्ते के लिए आवेदक को 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही आवेदक की उम्र में 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर www.7nischay.bihar.gov.in पर क्लिक करें। यहीं से आप आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दूं कि ये योजना सिर्फ बेरोजगार युवाओं के लिए है और अगर कोई नियमित रूप से रोजगार पाने वाला इस योजना का लाभ लेता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पहले ये योजना केंद्र की ओर से शुरू की गई, जो अब राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में निर्माण कार्य लगातार जारी है। जहां अब बिहार के 14 शहरों में केंद्र सरकार बाईपास सड़क बनाने की तैयारी कर रही है। दरअसल इन शहरों के बीच में से अभी सड़क NH गुजरती है। यहां अक्सर गाड़ियां जाम में फंस जाती है। यहां तक कि पैदल आने जाने वाले यात्रियों को भी जाम के चलते काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन अब बिहार सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने इन शहरों से गुजरने वाली सड़कों के विकल्प के रूप में 92 किलोमीटर नई बाईपास सड़क बनाने पर ही हरी झंडी दे दी है। आपको बता दो कि बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने नेशनल हाईवे को देखने वाले अपने विभाग के अधिकारियों को बाईपास सड़क बनाने की योजना को केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया है। इसके बाद इस साल की नेशनल हाईवे की वार्षिक योजना में इन बाईपास सड़कों के बनाए जाने का प्रस्ताव केंद्र को सुपुर्द किया गया। केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन योजनाओं को स्वीकृति दे दी है। साथ ही निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए जल्द से जल्द एस्टीमेट मंत्रालय को सौंपे। जिन 14 शहरों में बाईपास बनाया जाएगा वे शहर है जहानाबाद, बक्सर, चौसा, चंदहा, अरवल, कटिहार, सुपौल, कटोरिया, बांका, पंजवारा, शेखपुरा, सिकंदरा, खैरा, जमुई। आपको बता दूं कि बाईपास सड़क बनाने में 2087 करोड़ की लागत लगेगी। कटिहार बाईपास 4 लेन चौड़ा होगा। जहां उधर राज्य सरकार भी अपने स्तर से कई शहरों में बाईपास बना रही है। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सुलभ संपर्कता योजना के रूप में बाईपास सड़क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पहले चरण में 2 लेन चौड़ाई वाले 8 बाईपास के निर्माण को हरी झंडी मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार की शाम घूमने के मूड में नजर आए। पिछले 2 से 3 साल में पटना में नई और बेहतरीन सड़कों का जाल बिछा है। इनमें से 2 सड़कों का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ही दिन पहले किया था। पटना के लोग इन सड़कों को देखने और वहां सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं। जब शाम को अंधेरा होने के बाद खूबसूरत लाइट से ये इलाके और भी जगमगा होते हैं। इनकी तस्वीरें वायरल हो रही है। पटना की सूरत में इतना बदलाव अपनी आंखों से देखने का लोभ मुख्यमंत्री भी नहीं छोड़ पाए। नीतीश कुमार ने सड़क मार्ग से गांधी सेतु के पश्चिमी एवं पूर्वी लेन, जेपी गंगा पथ तथा अटल पथ का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुम्हरा में निर्माणाधीन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा भवन का भी निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए तेजी से कार्य पूर्ण करें ताकि अगले वर्ष से होने वाली परीक्षाएं यहीं आयोजित हो। परीक्षा भवन के निर्माण कार्य पूरा करने पर यहां एक साथ परीक्षाएं हो सकेगी। इससे परीक्षार्थियों को काफी सहूलियत होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों को सरकारी राशि आवंटित नहीं हो सकी है। ऐसा इनके खाते में गड़बड़ी को लेकर के हुआ है। जो वित्तीय वर्ष बीतने के बाद भी सष्टम राज्य वित्त आयोग की CFMS से भेजी गई राशि खाते में नहीं आने जाने पर पंचायती राज विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है। जब विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुभाष कुमार शर्मा ने संबंधित जिलों के DPRO के खाते से गलतियां सही कराकर की रिपोर्ट मांगी है। ये राशि 65 करोड़ रुपए से भी अधिक है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 76 पंचायत समितियों की 55 करोड़ और 63 ग्राम पंचायतों के 10 करोड़ से अधिक राशि खाते में नहीं आ जा सकी है। यह लापरवाही के कारण ही हुआ है। खाते में IFSC कोड में गड़बड़ी को लेकर के पकड़ी है।
दोस्तों बात करते हैं कि देश में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। चुनाव आयोग के अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को पटना बैलेट पेपर पहुंचेगा। बिहार विधानसभा के सदस्यों के मतदान के लिए विधानसभा की वाचनालय को बूथ बनाया है, जब दिल्ली से बैलेट बॉक्स लाकर के इसी स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। जल्द ही सभी विभागों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वे मतदान के दिन ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था करें। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के विधानसभा सदस्यों, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के कुल मतों की संख्या 81,239 है। बिहार के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य 173 है, जबकि एक सांसद के मत का मूल्य 700 है। ऐसे में राज्य के 243 विधायकों का मत मूल्य 42,039 है। इसी प्रकार से राज्य के यानी कि बिहार के 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा सदस्यों का मत मूल्य 39,200 है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के नोटिफिकेशन जारी की है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से 17/2022 में डीएलएड कोर्स में एडमिशन करने के लिए प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दी है। बिहार डीएलएड एडमिशन के लिए फॉर्म 27 जून 2022 से भरे जाएंगे। ऐसे में जो उम्मीदवार बिहार डीएलएड में दाखिला लेना चाहते हैं वे BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस इंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म 17 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। जब बिहार डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से किया जाता है। फिलहाल बोर्ड की ओर से प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखों की घोषणा हुई है। जो उम्मीदवार डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वह बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए हुए रखें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 155 नए मरीज मिले हैं, जहां इसमें सबसे ज़्यादा 70 मामले राजधानी पटना में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा भागलपुर में 17, गया और मुजफ्फरपुर में 12, समस्तीपुर में 5, बांका, जहानाबाद, खगड़िया, रोहतास में 4, लखीसराय, सहरसा, सिवान, वैशाली में 3, बेगूसराय, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया, सीतामढ़ी में 2, अररिया, भोजपुर, नालंदा, सारण, पश्चिमी चंपारण में 1 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण के मामले बिहार के अन्य जिलों की तुलना में काफ़ी अधिक है। जब पटना में बीते 24 घंटे के दौरान कुल 69 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें 61 पटना के जबकि अन्य 8 दूसरे जिले के निवासी हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में दस्त से होने वाली शिशु मृत्यु दर को शून्य स्तर पर लाने के उद्देश्य से आगामी 15 से लेकर के 30 जुलाई तक सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शनिवार को बताया है कि दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के दौरान समस्त 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए घरों में ORS पैकेट का वितरण किया जाएगा। साथ ही 5 साल की आयु तक के समस्त बच्चों को दस्त रोग से ग्रसित होंगे, का समुचित उपचार किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि पखवाड़ा के दौरान अति संवेदनशील क्षेत्र, शहरी झुग्गी झोपड़ी, कठिन पहुंचने वाले क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवार, ईंट भट्टे वाले क्षेत्र, अनाथालय तथा ऐसे चिन्हित क्षेत्र जहां 2-3 वर्ष पहले तक दस्त के मामले में अधिक संख्या में पाए गए हों, इन क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि इसके अलावा नीति आयोग द्वारा चयनित 13 आकांक्षी जिलों में विशेष रूप से पखवाड़ा का अनुसरण किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आशा द्वारा 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे के घरों में प्रति बच्चा एक ORS पैकेट का वितरण किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र जारी है। आज सोमवार को विधानसभा की बैठक रफ्तार पकड़ने वाली है और उसके पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक के ऊपर जोरदार हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र की तरफ से लागू की गई अग्निपथ योजना को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार की एनडीए सरकार 17 साल से ना दोहराए और न ही चौराहे पर खड़ी दिखती है, बल्कि पूरी तरीके से दिशाहीन हो चुकी है, कोई दिशा ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की 40 लोकसभा सांसदों के रहने के बावजूद भी युवाओं के हितों के साथ मजाक होने दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दिल की बात कही है, जिसमें सीधा निशाना एनडीए की सरकार की तरफ है। उन्होंने लिखा है कि बेरोजगारी की समस्या आसमान छू रही है। एक तरफ बिहार का युवा हताश, निराश और परेशान है, तो वहीं पर दूसरी तरफ डबल इंजन सरकार का सरकारी नौकरियां समाप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य है। डबल इंजन सरकार 19 लाख नौकरियों का वादा पूरा क्यों नहीं कर रही है?
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर सरकार को जमकर के घेरा है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार, अफसरशाही, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और बदहाल शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था से बिहारवासी क्या कम परेशान थे कि सरकार के घटक दल, मंत्री और नेता प्रतिदिन आपस में लड़ने झगड़ने में व्यस्त और मस्त हैं। जब बिहार के सत्तारूढ़ दलों का आगामी झगड़ा राज्य यानी कि बिहार के हित में नहीं बल्कि कि व्यक्तिगत हितों को लेकर के है, जिससे केवल और केवल जनता और फिर बिहार का नुकसान है। बिहार ने इन्हें 40 में से 39 लोकसभा सांसद दिए हैं। अगर इनमें राज्य हित की भावना, नैतिकता और जज्बा होता तो फिर बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज जैसे अहम मुद्दों के लिए क्या ये केंद्र सरकार से नहीं लड़ते। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के लिए विशेष पैकेज, लगातार बढ़ता पलायन, बिहार में उद्योग धंधों की कमी और बेरोजगारी को भाजपा बस चुनावी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करती है, लेकिन सत्ता में आते ही ज्वलंत मुद्दे भूल जाते हैं और ध्यान भटकाने के लिए अपनी नूरा कुश्ती में लग जाते हैं। ये अपने 17 सालों का रिपोर्ट कार्ड जारी क्यों नहीं करते? अग्निपथ योजना लागू करने के कारण सैन्य बलों का गर्व से हिस्सा बनने वाले युवाओं से उनका आत्मसम्मान, गौरव और आत्मविश्वास छीना जा रहा है। जब उन्हें अपनी जान जोखिम में डाल करके ठेके पर नौकरी करने वाला एक गरीबी से मजदूर और विकल्पों से हताश 4 साल का मजदूर बना देगा, जिसका ना कोई गौरवशाली इतिहास होगा और ना ही कोई सुनिश्चित भविष्य। दुख की बात है कि बिहार के करोड़ों युवा जिस अनदेखी और सामाजिक असुरक्षा से भरे अग्निपथ एवं बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं, उनका भाजपा नेता उपहास उड़ा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि विश्व भर में भारत को धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है। अच्छा, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में देश को धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा करके देश की जनता को एक दूसरे के खिलाफ कर रही है। अच्छा, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम द्वारा शनिवार को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जहां लोगों ने शहर में प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को चाहिए कि देश को बांटने वाली गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे नुपुर शर्मा द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयान देने तथा उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई न किए जाने से ये साबित हो रहा है कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती है। दोस्तों, बात करते हैं कि भाजपा जिला इकाई की ओर से एक कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस की राजनीति का उद्देश्य मात्र नेहरू गांधी परिवार को किसी प्रकार सत्ता सौंपना रह गया है, जब दूसरी ओर भाजपा की राजनीति का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याण है। जब भाजपा के अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ताकत है, ये सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 25 साल का लक्ष्य निर्धारित किया है, जब भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता इसी उद्देश्य के कार्य कर रहे हैं। आपातकालीन के दिनों को याद करते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उस समय मैं कटिहार कॉलेज का छात्र था, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष होने के कारण मैंने भी आपातकालीन के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन में भाग लिया। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने शनिवार को ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी पटना सिटी के सुल्तानगंज में स्थित उनके कार्यालय और आवास, दानापुर के गोला रोड में स्थित फार्मेसी कॉलेज और गया शहर में स्थित फ्लैट में की हुई है। सूत्रों के मुताबिक जितेंद्र कुमार के आवास से 4 करोड़ से भी अधिक नगद राशि बरामद हुई है। नगद राशि का दायरा और भी अधिक हो सकता है। इसके अलावा टीम की जाँच में सोने चांदी के आभूषण, जमीन और मकान और इंश्योरेंस पॉलिसी का पता चला है। देर शाम तक चली जांच में उनके और परिवार वाले के नाम पर पटना और रांची के पास इलाके में जमीन और फ्लैट का भी पता चला है। अहले सुबह से लगी निगरानी की टीम शनिवार की देर शाम तक अथाह अचल संपत्ति के आकलन और मूल्यांकन में जुटी रही। इससे पहले ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ निगरानी थाने में 2 करोड़ रुपए आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराते हुए छापेमारी शुरू कर दी। जांच के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मलेरिया ऑफिस के पास समीम खान मिर्जा उर्फ मोहल्ले में स्थित आवास पर बोरे, दीवान, पलंग और कार्टून में छिपा करके रखी गई बड़ी मात्रा में नगद बरामद हुई है। 2000 और 500 रुपए के इन नोटों को गिनने के लिए निगरानी ने पहले करेंसी रीडर
रीडर मशीन मंगाई, मगर गिनती पूरी होने से पहले ही मशीन खराब हो गई। जब मशीन खराब होने के बाद निगरानी के अधिकारियों ने ऑफिसरों से बैंक कर्मी को भेजने का आग्रह किया ताकि नोटों की गिनती पूरी की जा सके। जब बरामद नकदी 4 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। आवास पर 2.5 किलो चांदी और आधा किलो सोना सहित कई आभूषण भी मिले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया। अच्छा, ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 90वां एपिसोड था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने के मन की बात के लिए खुशी व्यक्त की थी और देशवासियों का आभार व्यक्त किया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा है कि जल संरक्षण तो वास्तव में जीवन संरक्षण है। आपने देखा होगा कि आजकल कितने ही नदी महत्व होने लगे हैं। आपके शहरों में भी इस तरह के जो भी जल स्रोत हैं वहाँ कुछ न कुछ आयोजन अवश्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा है कि मैं आज भारत के सर्वाधिक प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में से एक मिताली राज की भी चर्चा करना चाहता हूं। उन्होंने इसी महीने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जिसने कई खेल प्रेमियों को भावुक कर दिया। मैं मिताली राज को उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा है कि मैं बीते दिनों हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए हैं। फाइनल में नीरज चोपड़ा ने पावो नुरमी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा है कि मुझे आपातकालीन के दौरान लोकतंत्र की एक सैनिक के रूप में देशवासियों के संघर्ष का गवाह रहने का है या साझेदार रहने का है सौभाग्य मुझे भी मिला था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में विशेष निगरानी इकाई यानी कि SVU ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी IAS अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। कुछ दिनों पहले SVU की टीम मामले की तफ्तीश करने मौके पर पहुंची थी। अब तक की जांच में उन पर गया DM रहने के दौरान अवैध तरीके से लकड़ी काटने का आरोप लगा था, जिसको लेकर के न सिर्फ उन्हें सस्पेंड किया गया बल्कि SVU ने 18 मई को उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। अभिषेक सिंह को उनके मूल कैडर वापस भेज दिया गया। अब SVU को उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। उनके पैतृक कैडर त्रिपुरा सरकार से अनुमति लेनी होगी। साथ ही केंद्रीय कार्मिक विभाग से भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति लेनी होगी। अगर बिहार में ही उनके पदस्थापन के दौरान ये कार्रवाई होती है तो फिर इतनी मशक्कत नहीं होती। इस मामले में दोष साबित होने पर भी उन पर कार्रवाई करने के लिए त्रिपुरा और केंद्र सरकार दोनों से अनुमति लेनी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तेल कंपनियों ने आज सोमवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ा बहुत बदलाव किया है। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, तो अररिया और कटिहार में थोड़ी बढ़त देखी गई है। इस बीच पूर्णिया, गया, दरभंगा और मधुबनी में लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दोनों के दाम घटा दिए गए हैं। राजधानी पटना में आज सोमवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ ही बिहार के प्रमुख शहर भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। वहीं पर बिहार के अररिया में पेट्रोल की कीमत 86 पैसे बढ़कर के 109 रुपये 27 पैसे हो गई है, तो डीजल की कीमतों में 42 पैसे का उछाल दर्ज किया गया है। कटिहार में पेट्रोल की कीमत 18 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इधर बेगूसराय में पेट्रोल की दर में 22 पैसे तो डीजल में 21 पैसे की गिरावट आई है। पूर्णिया और गया जिले में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई है। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को अग्निवीर बनाने में उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड मदद करेगा। योजना में आवेदन करने से लेकर के उन्हें भर्ती तक पहुंचाने की कवायद की जाएगी। इसके लिए 1 सप्ताह के भीतर बोर्ड हेल्प डेस्क बनाएगा। ये डेस्क केंद्र और राज्य सरकार की अल्पसंख्यक युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं में भी मदद करेगी। यह आर्थिक रूप से कमजोर युवा को आवेदन प्रक्रिया का भी खर्च बोर्ड ही देगा। ये जानकारी उत्तर प्रदेश या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने दी है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम बेटियां, बेटों की पढ़ाई, उनकी शादियों और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। दोस्तों कहते हैं कि मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है, इसीलिए कहावत भी यही है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अर्थात यानी कि जिसके साथ ईश्वर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही कहावत बिहार के गोपालगंज में सच साबित हुआ है, जहां एक किसान मौत के मुंह से सकुशल लौट कर आया है। जी हाँ, गोपालगंज के डुमरिया घाट पुल से गंडक नदी में गिरने के बाद साइकिल सवार किसान 12 घंटे तक नदी की तेज धारा में बहती रही। इस धारा में कभी बहता तो कभी डूबता रहा। करीब 23 किलोमीटर दूर जाकर के उसकी जान बची।
जहाँ गंडक नदी से बाहर निकलने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। जब पीड़ित किसान की पहचान बरौली थाने के रतन सराय सुरवल टोला के निवासी स्वर्गीय मुनेश्वर यादव के पुत्र 50 वर्षीय मुनीलाल यादव के रूप में की गई है। मुनीलाल यादव ने बताया है कि शुक्रवार की शाम में अपने मित्र से मिलने के लिए पूर्वी चंपारण जिले की पिपरा कोठी साइकिल से जा रहा था। जब शुक्रवार की शाम 6:30 बजे जैसे ही वे डुमरिया घाट महासेतु पर पहुंचे कि चंपारण की ओर से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें झटका दे दिया। ट्रक की ठोकर से मुनीलाल साइकिल सहित 70 फीट नीचे गंडक नदी की तेज धारा में गिर पड़े। यह घटना को अंजाम देने के बाद चालक ट्रक लेकर के फरार हो गया। जब वहीं पर मुनीलाल आप बीती बताते हुए फपक फपक करके रोने लगे। इधर उनके परिवार वाले शुक्रवार की शाम से ही खोजबीन करने लगे थे। मुनीलाल खुद के बचाव में चिल्लाने लगे, लेकिन देर शाम होने की वजह से उनकी आवाज सुनसान जगह पर कोई नहीं सुन पाया। मुनीलाल गंडक नदी में डूबते उतराते 12 घंटे के बाद बैकुंठपुर थाने के हेमुचपरा गांव के समीप नदी के किनारे जा पहुंचे। घटनास्थल से 23 किलोमीटर दूर पहुंच करके किनारा मिलने पर वे नदी से बाहर निकले और जान बची। आपको बता दूं कि मुनीलाल 12 घंटे तक नदी में रहा और इस बीच वे 23 किलोमीटर सफर कर लिया जहां नदी की तेज धार से। दोस्तों बात करते हैं कि देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है। जहां अकेले पटना जिले में सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी और छूट ने गाड़ियों की बिक्री को पिछले 2 साल में लगभग 4 गुना तक बढ़ा दिया है। जब बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटी और 4 पहिया गाड़ियों के बीच अब ई बाइक भी बाजार में ग्राहकों की पसंद बन रही है। जब बिहार के सिर्फ पटना जिले में हर माह करीब 400 से 500 इलेक्ट्रिक बाइक की बिक्री हो रही है। दूसरी तरफ आम पेट्रोल की गाड़ियों के मुकाबले ई स्कूटी और ई बाइक चलाने से 5 गुना ईंधन पर खर्च कम हो रहे हैं और लोगों की बचत हो रही है। जहां एक इलेक्ट्रिक स्कूटी या फिर बाइक को चार्ज करने में करीब 5 घंटे का समय लगता है, जब बैटरी फुल चार्ज होने में 3 यूनिट बिजली की खपत होती है। जहां अगर 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से खर्च का आकलन किया जाए तो फिर इस पर लगभग 21 रुपये का खर्च आता है। इलेक्ट्रिक 2 पहिया गाड़ी एक बार चार्ज करने पर औसतन लगभग 60 किलोमीटर चलता है, यानी कि 60 किलोमीटर के लिए 21 रुपये का खर्च होता है। दूसरी तरफ पेट्रोल से चलने वाले गाड़ी 50 से 60 का औसत देते हैं। ऐसे में अगर 60 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत लिया जाए तो फिर 60 किलोमीटर में 107 रुपये का खर्च होता है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुकाबले 5 गुना अधिक है। जब वैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनी बैटरी की गारंटी 3 साल की देती है, लेकिन सही रख रखाव होने की वजह से 6 से 7 साल तक का लाइफ रह सकता है। जहाँ सिंगल बैटरी वाली स्कूटी 70 किलोमीटर का माइलेज देता है और डबल बैटरी वाली गाड़ी 100 से 120 किलोमीटर का माइलेज देती है। जहाँ नई बैटरी की कीमत 30,000 रुपये है। बैटरी मुख्य रूप से चीन, ताइवान, जापान, कोरिया आदि से भारतीय बाजार में आता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार की देर रात पटना में कई हॉस्टल में पुलिस की छापेमारी की गई। जब विश्वविद्यालय समेत कई अन्य हॉस्टल में पुलिस अचानक पहुंच गई और कमरे की तलाशी ली। इस दौरान छात्रों में दहशत फैल गया। दरअसल पटना के कई हॉस्टल ऐसे हैं जो बेवड़े का स्थल बना रहता है, जिन्हें कमरा अलॉट नहीं कराया जाता है। वे लोग भी यहाँ पर रहते हैं और आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं। सिटी एसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। दोस्तों बात करते हैं कि भारत के राशन कार्ड धारकों को दी जाने वाली फ्री राशन का लाभ जल्द ही बंद हो सकता है, क्योंकि इस पर वित्त मंत्रालय की ओर से आपत्ति की गई है। जब कोरोना महामारी में इस योजना की शुरुआत गरीब परिवारों को फ्री में राशन का लाभ देने के लिए शुरू किया गया था, जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 थी, लेकिन बाद में इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। जब कोरोना के दौरान शुरू की गई ये योजना 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त चावल या फिर गेहूँ और 1 किलो साबुत चना प्रति व्यक्ति दिया जाता है। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले राशन के अतिरिक्त लाभ है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, सरकार अब इस योजना को बंद करने जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का सबसे ज़्यादा विरोध बिहार में देखने को मिला है। जब मुजफ्फरपुर में भी इस योजना का जमकर के विरोध हुआ। विरोध कर रहे युवाओं ने जिले में जमकर के उत्पात मचाया। युवाओं को भड़काने के मामले में कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आने के बाद प्रशासन अब कोचिंग संचालकों पर नकेल कसने जा रही है। जब मुजफ्फरपुर में स्थित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय ने जिले के कोचिंग संचालकों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। जिले के सभी कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन नंबर की जाँच कराई जाएगी, जिसके बाद जुलाई
के प्रथम सप्ताह में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र शिक्षा उप निदेशक तिरहुत प्रमंडल की ओर से मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में संचालित होने वाले कोचिंग और उसके निबंधन की जानकारी मांगी है, जिसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के डीईओ और डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान के से 3 दिनों के भीतर कोचिंग संस्थानों की संख्या और निबंधन की स्पष्ट सूचना मांगी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।